हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मध्यकालीन भारत का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत हम खिलजी वंश पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने गुजरात अभियान, रणथंभौर अभियान और चित्तौड़ अभियान पर बात की थी और एक विशेष चर्चा की थी पद्मिनी के जन्म को लेकर के, क्योंकि कुछ साक्ष्यों के अनुसार पद्मिनी का जन्म सिंगलगढ़ माना जाता है। यहाँ तक कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी भी पद्मिनी को सिंगल द्वीप से संबंधित बताता है, जबकि कुछ अन्य साहित्यकारों के अनुसार उसका जन्म जैसलमेर के पुंगलगढ़ में हुआ था। तो इसी चर्चा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और शेष हैं, उन पर चर्चा करते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी संत हैं। इनका एक ग्रंथ है पद्मावत। ये महाकाव्य है, वास्तव में एक प्रबंध काव्य है और दोहा और चौपाई छंद शैली में लिखा हुआ, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ये एक महाकाव्य है मलिक मोहम्मद जायसी, जो इन्होंने 1540 में लिखा था। 1540 में अर्थात 16वीं शताब्दी में लिखा था और ये एक प्रतीकात्मक काव्य बोला जाता है। इसे कई उपनामों से भी जानते हैं, इसे रूपक काव्य भी कहा जाता है। तो इस पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने यह एक प्रतीकात्मक काव्य है। यह प्रतीकात्मकता सर्वत्र नहीं है, सर्वत्र नहीं है और इससे लौकिक कथा पर कोई बाधा नहीं पहुंचती है। इससे लौकिक कथा में कोई बाधा नहीं पहुंचती है, बाधा नहीं पहुंचती है। इसके अंतर्गत देखिए, जो ये पद्मिनी है, पद्मिनी ये परम सत्ता की प्रतीक है, परम सत्ता की प्रतीक है। रतन सेन अर्थात राणा रतन सिंह, ये साधक का प्रतीक है। इसके अलावा राघव चेतन, ये शैतान का प्रतीक है। इसके अलावा नागमती, ये संसार का प्रतीक है। इसके अलावा हीरामन तोता, ये गुरु का प्रतीक है। और स्वयं अलाउद्दीन, ये माया का प्रतीक है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि 16वीं शताब्दी में एक महान सूफी संत हुए जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। उन्होंने एक महाकाव्य की रचना की। ये पद्मावत एक महाकाव्य है, इसे प्रबंध काव्य भी कहा जाता है, इसे रूपक काव्य भी कहा जाता है और इसमें दोहा एवं चौपाई छंदों का इस्तेमाल किया गया है और इसकी जो शैली है वो मशनवी शैली में लिखा हुआ एक महाकाव्य है, भाषा अवधी है। तो ये कुछ संबंधित बात थी पद्मावत से। इसमें
ये कहा गया कि जो ये पद्मिनी है, राणा रतन सिंह की पत्नी, ये परम सत्ता की प्रतीक है, और जो स्वयं राणा रतन सिंह है, ये साधक का प्रतीक है। और इस राणा रतन सिंह के दरबार में एक राजपुरोहित है, पंडित राघव चेतन। वास्तव में वो राजपुरोहित कम एक काला जादू करने वाला तांत्रिक है। और उसकी जब हरकतों का पता चला राणा को, तो राणा ने उसे जो है निष्कासित कर दिया था, दरबार से बाहर कर दिया था। दरबार से क्या, बल्कि उसे राज से निष्कासित कर दिया था। और इसी बात का बदला लेने के लिए इसे उसने अपना अपमान समझा, और वो अलाउद्दीन से जा मिला। इसलिए इस प्रतीकात्मक काव्य में पंडित राघव चेतन को शैतान का प्रतीक माना गया है। यही नागमती, जो राणा रतन सिंह की पहली पत्नी है, उसे संसार का प्रतीक माना गया है। और पद्मावती का जो सुग्गा है, अर्थात जो तोता है, उसे गुरु का प्रतीक माना गया है। और जो साम्राज्यवाद की नीति अपना रहा है अलाउद्दीन, उसे यहाँ पर माया का प्रतीक माना गया है। तो ये तमाम बातें हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इस जगह खाली करते हैं। देखिए, बात पद्मावत की चल रही है, और आप जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी वो एकमात्र सूफी संत हैं जिन्होंने पद्मावत के अंतर्गत न केवल पद्मिनी पर चर्चा की, न केवल चित्तौड़ अभियान की बात की है, अलाउद्दीन के विषय में बात की है, बल्कि इसमें नागमती के वियोग वर्णन का भी उन्होंने बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। और अगर बात पद्मावत की चल रही है, तो नागमती पर दो लाइन अगर न बोली जाए तो आई थिंक ये बहुत ही नाइंसाफी होगी। तो नागमती की शान में दो बातें कहते हुए मलिक मोहम्मद जैसी की दो पंक्तियां उठा रहा हूं, उनको कहते हुए फिर मैं अपने अभियान पे आऊंगा। तो देखिए, नागमती जानते हो कि आप, उनका कुछ ऐसे है कि पद्मिनी के लिए जब राणा रतन सिंह सिंगल द्वीप चले जाते हैं, नागमती को छोड़ करके जब राणा रतन सिंह सिंगल द्वीप जाते हैं, तो पद्मिनी यहाँ विरह और वेदना की आग में जल जल रही है। उसका दुख न केवल शारीरिक है, बल्कि उसका दुख मानसिक भी है। और वो अपने पति, अपने प्रियतम राणा रतन सिंह के प्रेम में इस तरह पागल है कि वो अपने शरीर को जलाकर राख कर देना चाहती है, और ये कामना करती है, हवा से ये कहती है कि हे पवन, कि मेरी राख को तुम उस पथ पे उड़ेल देना, उस पथ पे डाल देना, उड़ाकर ले जाना जिस पथ पर मेरे पति पैर रखने वाले हों। तो इस तरीके की विरह वेदना में ये मार्मिक चित्रण किया गया है नागमती के द्वारा, और इसी को मलिक मोहम्मद जायसी ने दो लाइन में विस्तारित किया है। तो उसे मैं कहने जा रहा हूं। देखिए, यह तन जारों छार कय, कहो कि पवन उड़ाओ, मकु ते ही मार्ग उड़ी परे, कंत धरे जहां पांव। देखिए, ये मलिक मोहम्मद जायसी के लाइनें हैं। इसमें नागमती अपने पति के विरह वेदना में ऐसे झुलस रही है, वो इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रही, वो इतना शारीरिक रूप से अपने आप को असहाय महसूस कर रही कि वो एक जिंदा लाश बन गई है, जीना नहीं चाहती, उसका जीवन से मोह खत्म हो गया है। और वो क्या कह रही है कि यह तन जा रहा हूं छाड़ के, कहो कि पवन उड़ाओ। वो कह रही है इस पवन से, ये वो अपने शरीर को जला देना चाहती है, जलाकर राख कर देना चाहती है। और वो पवन को संबोधित करते हुए कह रही है कि मेरे शरीर की जो ये राख है, उस राख को तुम उस पथ पर उड़ेल देना जाकर के, उस पथ पर डाल देना जाकर के जिस पथ पर लौटते समय मेरे पति पैर रखने वाले हों। तो यह कुछ चंद लाइनें थी नागमती की शान में, तो इन पर चर्चा करना मैंने आवश्यक समझा। इसके बाद अब हमारा अगला बिंदु है अलाउद्दीन की साम्राज्यवाद की नीति। अगला हमारा बिंदु है अलाउद्दीन का साम्राज्यवाद।
साम्राज्यवाद। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि अलाउद्दीन ने साम्राज्यवाद या साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई ही क्यों? क्यों उसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई? तो जैसा कि हम जानते हैं कि राजतंत्र, उन दिनों राजतंत्र हुआ करता था, और आप जानते हैं कि राजतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां पर हर राजा ये चाहता है कि उसका राज्य और बड़ा हो और ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो। हर राजा अशोक के समान नहीं होता है कि एक बार कलिंग को जीत लिया और कलिंग युद्ध में हुई मार काट और खून खराबे को देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया हो और उसने युद्ध नीति अर्थात रणभेरी की जगह पर धम्म नीति के जो है अनुपालना करना शुरू कर दिया हो। अर्थात जिस तरीके से कलिंग युद्ध में जो खून खराबा हुआ, लाखों की संख्या में लोग मारे काटे गए, और उस दृश्य को देख करके सम्राट अशोक का हृदय द्रवीभूत हो गया और उसने ये निर्णय किया कि अब से वो युद्ध नीति अर्थात रणभेरी की नीति नहीं अपनाएगा, बल्कि वो धम्म की नीति अपनाएगा, धर्म के मार्ग चलेगा, और जो कुछ भी उसके पास है, जो भूभाग उसके पास है, केवल उसी को संरक्षित करके चलेगा, केवल उसी को मैनेज करके चलेगा। ऐसी सोच, ऐसी नीति हर राजा की नहीं होती है। और आप जानते हैं कि राजतंत्र में एक परंपरा है कि वो ज्यादा बड़े से बड़े राज्य को जीत सके, अर्थात ज्यादा बड़े से बड़े राज्य का वो शासक बन सके, और इसके लिए जरूरी यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा राज्य जीते। और यही कारण है कि हमें इस राजतंत्र में ये दिखाई पड़ता है कि एक राजा दूसरे राजा से युद्ध कर रहा है, अर्थात एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करता हुआ दिखाई पड़ता है राजतंत्र में। तो और इसी संदर्भ में एक कौटिल्य जी हैं, चाणक्य का एक कथन देखने को मिलता है। कौटिल्य जी हैं, उनका एक जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के वो गुरु थे और एक महान गुरु हैं। तो उनका एक कथन दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा है कि साम्राज्य विस्तार करते रहना हर राजा का कर्तव्य है। तो देखिए, कौटिल्य का कथन है, कौटिल्य, साम्राज्य विस्तार करना प्रत्येक राजा का कर्तव्य है। साम्राज्य विस्तार करना प्रत्येक राजा का कर्तव्य है। ये किसके द्वारा है? कौटिल्य की बात है। कौटिल्य, आप जानते हैं, इन्हीं को हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। देखिए, कौटिल्य का ऐसा मानना है कि प्रत्येक राजा को, हर राजा को साम्राज्य विस्तार करते रहना चाहिए। अगर वो साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं अपनाएगा तो कोई दूसरा राजा आकर के उसके ऊपर आक्रमण कर देगा। इसलिए ये जरूरी है कि वो साम्राज्य विस्तार करता रहे। और इधर अगर हम देखें तो अलाउद्दीन भी तो साम्राज्य विस्तार कर रहा है, अलाउद्दीन भी साम्राज्य विस्तार कर रहा है। तो अब अलाउद्दीन की बात कर रहे हैं जरा। अलाउद्दीन का विचार क्या है? अलाउद्दीन का विचार है कि साम्राज्य विस्तार करना अनिवार्य है, साम्राज्य विस्तार करना अनिवार्य है, विस्तार अनिवार्य है। इसके अलावा साम्राज्य विस्तार उसका कर्तव्य है, साम्राज्य विस्तार उसका कर्तव्य है, साम्राज्य विस्तार उसका कर्तव्य है, क्योंकि उसका मानना है कि इसी से श्रेष्ठता का पता चलता है, क्योंकि उसका मानना है कि इसी से श्रेष्ठता का पता चलता है, पता चलता है। और जाहिर सी बात है कि राजतंत्र है, अगर एक राजा दूसरे
राजा के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा पावरफुल है। तो अलाउद्दीन भी साम्राज्य विस्तार कर रहा है और साम्राज्य विस्तार को लेकर के उसकी जो नीति है वो चाणक्य से प्रभावित है। अर्थात चाणक्य की जैसी नीति चाणक्य की है कि प्रत्येक राजा को साम्राज्य विस्तार करना चाहिए, ये चाणक्य की नीति से प्रभावित दिखाई पड़ता है। और ये भी कह रहा है कि भाई साम्राज्य विस्तार करना अनिवार्य है, साम्राज्य विस्तार उसका कर्तव्य है। और क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि उसका मानना है कि इसी से श्रेष्ठता का पता चलता है। और इसके अलावा उसका एक और चिंतन है, और वो ये चिंतन है कि योग्यतम की उत्तर जीविता अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसका ये मानना है कि इस संसार में, इस दुनिया में वही जिएगा, वही रूल करेगा, वही शासन करेगा जो योग्य होगा, जो फिट होगा। अर्थात जो समय के साथ अपने अंदर आमूलचूल परिवर्तन समाहित करेगा, जो समय के साथ चलेगा, जो फिट रहेगा, वही इस संसार में जी सकता है। तो ऐसी अवधारणा है इसकी, अलाउद्दीन की। ऐसा चिंतन है अलाउद्दीन का। और आप जानते हैं कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही तो डार्विन की थ्योरी है। डार्विन की थ्योरी, यही तो डार्विन की थ्योरी है। अरे भाई, डार्विन ने अपनी थ्योरी में क्या कहा? उन्होंने यही तो कंसेप्ट दी थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और उन्होंने इसके लिए एक जिराफ का उदाहरण दिया था कि जो जिराफ है उसकी गर्दन हमेशा से लंबी नहीं थी, उसे तो भोजन की तलाश में प्रयास करते करते उसकी गर्दन जो है लंबी हुई। अर्थात इस दुनिया में चूंकि उनके जीवन और उनके अस्तित्व को खतरा पहुंच गया था। क्यों खतरा? इसलिए पहुंच गया था कि निचले स्तर पर उनको खाने के लिए कोई वनस्पति शेष बची ही नहीं थी। जो भी शेष वनस्पति थी बड़ी ऊंचाई पर थी, और इसके लिए जरूरी था कि वो अपनी गर्दन को ऊंचा करके उस वनस्पति तक पहुंच सके। तो अलाउद्दीन का भी यही अवधारणा है कि इस दुनिया में जिस तरीके से जिराफ ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी गर्दन को लंबा कर लिया, ठीक उसी तरीके से ये भी तो कह रहा है कि योग्यतम की उत्तर जीविता। अर्थात इस दुनिया पर शासन वही करेगा, इस देश में शासन वही करेगा, इस समाज में शासन वही करेगा, रूल वही करेगा जो योग्यतम होगा, जो श्रेष्ठ होगा और जो समय के साथ चलेगा। तो ये वास्तव में डार्विन की थ्योरी भी है। और अलाउद्दीन, अब अगर हम देखें इन नटसेल कि अलाउद्दीन का जो अवधारणा है अलाउद्दीन की, वो अवधारणा न केवल उस अवधारणा में कौटिल्य अर्थात चाणक्य की झलक मिलती है, बल्कि उसमें डार्विन की थ्योरी की भी झलक दिखाई पड़ती है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अलाउद्दीन की जो ये साम्राज्यवाद की नीति है, उसका ये साम्राज्यवाद का विचार कहां से उपजा, उस पर हमने बात की। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि वो साम्राज्य विस्तार करना ही क्यों चाहता है। तो साम्राज्य विस्तार का कारण अगला हमारा बिंदु है, साम्राज्य विस्तार का कारण। देखिए, साम्राज्य विस्तार का कारण, आप मैंने कहा कि साम्राज्य विस्तार को लेकर के उसका मानस क्या है, उसका चिंतन क्या है, उसकी सोच क्या है। वो तो सोच उसकी कौटिल्य की सोच से भी प्रभावित दिखाई पड़ती है, और उसकी सोच में डार्विन की थ्योरी की भी झलक मिलती है। लेकिन मेरा अगला प्रश्न है कि वो साम्राज्य विस्तार करना ही क्यों चाहता है। साम्राज्य विस्तार इसलिए वो करना चाहता है क्योंकि वो विश्व विजेता बनना चाहता है। इसका मुख्य कारण है उसकी विश्व विजय की लालसा। विश्व विजय की लालसा।
साम्राज्य विस्तार का कारण है उसकी विश्व विजय की लालसा। वो पूरे विश्व को जीतने का मानस रखता है, अर्थात वो पूरे विश्व को जीतना चाहता है। और यही कारण है, यही कारण है, यही कारण है कि उसने सिकंदर सानी, सिकंदर सिकंदर ए सानी, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की, धारण की। देखिए, अलाउद्दीन के कुछ सिक्के मिले हैं जिन पर उसे सिकंदर सानी लिखा हुआ पाया गया, उत्कीर्ण पाया गया है, अर्थात द्वितीय सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी भी सिकंदर की भांति संपूर्ण, न केवल संपूर्ण भारत को विजित करना चाहता है बल्कि वो संपूर्ण विश्व को भी जीतना चाहता है। उसका ऐसा दृढ़ निश्चय है, उसका ऐसा मानस है। लेकिन जब उसने अपने इस दृढ़ निश्चय के विषय में अपने एक मित्र है इसका, जो दिल्ली का कोतवाल और काजी है, जिसका नाम है अलाउल मुल्क, तो अलाउल मुल्क ने जब इसे समझाया कि देख, इस विश्व को जीतने का मानस तो सिकंदर भी रखता था, और वो विश्व को जीतने के लिए तूफान की तरीके से आया था और आंधी की तरीके से वापस लौट गया, और आप जानते हैं कि लौटते समय बेबीलोन में उसकी मौत हो गई। तो उस एक इसका मित्र है जिसका नाम है अलाउल मुल्क, अलाउल मुल्क। ये अलाउल मुल्क कौन है? तो ये दिल्ली का कोतवाल है, दिल्ली का कोतवाल और काजी, कोतवाल तथा काजी है। और ये इसका मित्र है अलाउल मुल्क, दिल्ली का कोतवाल तथा काजी, जो इसका मित्र है, जो इसका मित्र है, के समझाने पर इसने विश्व विजय का मानस त्याग दिया। देखिए, अलाउल मुल्क जो दिल्ली का कोतवाल है, इसका परम मित्र है, और कहते हैं कि अलाउद्दीन केवल इसी की सुनता था, इसके अलावा वो किसी की सुनता भी नहीं था। तो इस अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को यह समझाया कि देख, पहले तो संपूर्ण भारत को तो जीत ले, इसके बाद में विश्व को जीतना। और ये बात उसको समझ में आ गई, और इसलिए इसने विश्व विजय का जो मानस है वो त्याग दिया कि भाई पहले हम संपूर्ण भारत को विजित करेंगे। तो ये था उसकी साम्राज्यवाद का जो है मुख्य कारण। साम्राज्यवाद को लेकर के उसका विचार क्या था, इस पर हमने बात की। और साम्राज्यवाद करना ही क्यों चाहता था, कारण क्या थे? तो कारण थे क्योंकि उसकी विश्व विजय की लालसा थी। वो सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था, और इसी लालसा के कारण उसने ये साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। और ये अलग बात है कि इसका जो मित्र है जिसका नाम है अलाउल मुल्क, उसके समझाने पर इसने विश्व विजय का तो मानस त्याग दिया, लेकिन संपूर्ण भारत को विजित करने का इसने बीड़ा उठाया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो दे सकते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब फ्रेंड्स, हम यहां पर से शुरू करेंगे इसके विजय अभियान। जैसा कि हमने अपने पूर्व के लेक्चर में इसके विजय अभियानों पर चर्चा की थी, कुछ बिंदुओं पर विशेष चर्चा की थी। आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जब अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की इख्तियारुद्दीन हूद के द्वारा इसने हत्या करवाई, और हत्या करके कड़ा मानिकपुर में इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। और सुल्तान घोषित करने के बाद ये कड़ा मानिकपुर से दिल्ली के लिए जब चला, तो इसने जहां जहां रास्ते में सराय में रुका वहां अपार धन संपत्ति बांटी, सोना चांदी बांटते हुए चला, ताकि जनता अपना मुंह बंद रख सके। इसने कहा ये धन पकड़ो लेकिन अपना मुंह बंद रखो। और इस तरीके से कुल मिलाकर के रिजल्ट ये हुआ कि इसने अब ये दिल्ली पहुंचा और दिल्ली का अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, और बलबन के लाल महल में इसने अपना राज्याभिषेक कराया। लेकिन इसे भी अपने जीवन काल में कोई बहुत विशेष शांति नहीं मिली। देखिए, जब ये गद्दी पर बैठा तो
इसके सामने दो समस्या थी। एक तो इसकी स्वयं की लालसा है, जो ये भारत को, संपूर्ण भारत को विजित करना चाहता है, और दूसरी ये कि इसके समय में मंगोलों के आक्रमण बहुत तीव्र हो रहे थे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अलाउद्दीन वो शासक है जिसके समय में सर्वाधिक 7 बार मंगोल आक्रमण हुए हैं, सर्वाधिक 7 बार मंगोल आक्रमण हुए। तो एक तरफ तो इसे मंगोलों से भी निपटना था, दूसरे अपनी जो भारत, संपूर्ण भारत को विजित करने की जो अभिलाषा थी उसको पूर्ण करना था। तो इसी संदर्भ में इसने अभियान शुरू किए। इसने सबसे पहले उत्तर भारत के अभियान शुरू किए। और आप जानते हो कि अलाउद्दीन वो शख्स है जिसने उत्तर भारत के अभियान के लिए, उत्तर भारत को जीतने के लिए अलग नीति अपनाई, और दक्षिण भारत के अभियान के लिए उसने अलग नीति अपनाई। उत्तर भारत को जीतने के लिए उत्तर भारत के अभियानों में इसने प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई। सीधे राजा पर अटैक करो, सीधे राज्य पर अटैक करो, उसे जो है हरा करके वहां धन संपदा लूट के और अपना वर्चस्व कायम करो। और इसके बाद में इसने दक्षिण भारत के लिए ये नीति नहीं अपनाई। उसने दक्षिण भारत के लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, अर्थात हस्तक्षेप की नीति अपनाई कि भाई इसने आक्रमण तो किया और वहां के शासक को हराया, शासक को हरा करके उसे अधीनता स्वीकार कराई, अधीनता स्वीकार कराकर उसे मोक्ष दे दिया कि शासन आप ही करते रहोगे, हम आपके शासन करने में किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं देंगे, लेकिन आप हमारे अधीनस्थ शासक रहेंगे और हमें वार्षिक कर चुकाते रहेंगे। तो यह नीति इसने अपनाई दक्षिण भारत के अभियानों के लिए। तो इसी संदर्भ में उत्तर भारत के अभियान के अंतर्गत हमने गुजरात आक्रमण की बात की थी, गुजरात अभियान पर बात कर ली थी, हमने रणथंभौर अभियान पर बात कर ली थी, और हमने चित्तौड़ अभियान पर बात कर ली थी। आज हम शुरू कर रहे हैं मालवा का अभियान, अर्थात मालवा पर आक्रमण। मालवा पर आक्रमण, यह घटना 1305 की है। आप जानते हैं कि ये अलाउद्दीन का यहां पर सेनापति कौन है? तो अलाउद्दीन का जो सेनापति है, सेनापति, ये आइनुल मुल्क मुल्तानी है। और इधर किसके किसके बीच में है? तो परमार शासक है, परमार शासक महालक देव। और जब महालक देव की चर्चा है तो इसका जो प्रधानमंत्री है गोगा देव या गोगा, इसे गोगा देव भी कहा जाता है। गोगा जो प्रधानमंत्री है, ये महालक देव का प्रधानमंत्री है। तो इनके बीच में युद्ध हुआ। अलाउद्दीन की सेना को लीड कौन कर रहा है, नेतृत्व कौन कर रहा है? तो आइनुल मुल्क मुल्तानी है। और इधर परमार शासक, मालवा का परमार शासक महालक देव, और उसका प्रधानमंत्री गोगा देव या गोगा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मालवा पर आक्रमण का कारण क्या था? तो अब कारण की बात करते हैं हम। कारण ये था कि अलाउद्दीन मालवा को दिल्ली सल्तनत के लिए एक संभावित खतरा मानता था। मालवा को दिल्ली सल्तनत के लिए संभावित खतरा मानता था, खतरा मानना एक कारण ये है। और दूसरा कारण आप जानते हुए क्या है? तो धन की लालसा या धन की लालसा है। और तीसरा कारण, जैसा कि एज यूजुअल, साम्राज्य का विस्तार। आप ऐसे कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत की सर्वोच्चता को सिद्ध करना, और इसके लिए जरूरी है कि मालवा जो उसके लिए भविष्य में खतरा बन सकता था, उस पर आक्रमण किया जाए और उसे अपने अधीन कर लिया जाए। तो 1305 में
अलाउद्दीन का सेनापति है आइनुल मुल्तानी, उसने मालवा पर अटैक किया। यहाँ परमार शासक कौन है? तो महालक देव है। और आप जानते हैं कि जब महालक देव पर आक्रमण किया गया तो इसका जो प्रधानमंत्री गोगा है या गोगा देव है, इसने बड़ी ही बहादुरी से युद्ध लड़ा। स्वयं अमीर खुसरो ने कहा है कि युद्ध का मैदान रक्त से सना हुआ पड़ा था, जिधर देखो चारों ओर रक्त ही रक्त दिखाई पड़ रहा था। और कहते हैं कि इसका घोड़ा रक्त के कीचड़ में फंस गया और ये गोगादेव मारा गया। यही नहीं, गोगादेव को मारकर इसके सर काटकर दिल्ली भेजा गया और दिल्ली में इसके सर को घोड़े की टापों तले रौंदवाया गया। ये निर्ममता दिखाई गई। और आप जानते हैं मुगल हैं, तो सॉरी मुगल कह रहे हैं, ये मुस्लिम शासक हैं, तो ये लोग थोड़ा कट्टरवादी व्यवहार के तो हैं ही। इनके अंदर एक कॉमन सा गुण पाया जाता है निर्ममता का। और गोगादेव की हत्या के बाद में ये महालक देव भागकर मांडू के किले में शरण लेता है। अब परिणाम क्या है? परिणाम गोगादेव मारा गया। गोगादेव मारा गया और महालक देव भागकर मांडू के किले में शरण ली। और इसके अलावा जब ये आइनुल मुल्क ने मालवा पर विजय प्राप्त कर ली तो इसी आइनुल मुल्क को मालवा का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया और उसे संरक्षक के तौर पर मालवा में गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। और इसी महालक देव के भागने के बाद जब ये मांडू के किले में जाकर के शरण ले रहा है तो बाद में यही आइनुल मुल्क मुल्तानी मांडू के किले की घेराबंदी करेगा और एक रक्षक के द्वारा धोखा दिए जाने पर, अर्थात एक रक्षक ने महल के अंदर घुसने के खुफिया रास्ते को बता दिया था और इस तरीके से आइनुल मुल्क की सेना जो है किले में प्रवेश कर गई। और वहां जब इस महालक देव ने किले के अंदर सेना को देखा तो उसके होश उड़ गए, वो हतप्रभ रह गया कि इसको कैसे, इस गुप्त मार्ग का कैसे पता चल गया। और उसका कारण ये था कि किसी एक रक्षक ने, महल का जो रक्षक होता उसमें से किसी एक ने धोखा किया था और उसने खुफिया रास्ते की जानकारी दे दी थी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम तो वही हुआ, अंततोगत्वा महालक देव मारा गया। महालक देव ने महल से भाग करके चश्मे सर, एक झरना है, वहां पर भागने की कोशिश की और ये मारा गया और इस तरीके से मालवा को जीत लिया गया। महालक देव चश्म ए सर झरने की तरफ भागा, जहां रास्ते में इसकी हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से मालवा अभियान समाप्त हो गया, अर्थात मालवा को विजित कर लिया गया। अब हमारा एक अभियान पर चर्चा और कर लेते हैं, क्योंकि अभी काफी अभियान बाकी हैं। देखिए, हमारा अगला बिंदु है देवगिरी का अभियान। और ये घटना है 1306-7 की। इसका देवगिरी का अभियान, आप जानते हैं अलाउद्दीन का सेनापति कौन होगा? तो अलाउद्दीन, क्योंकि मामला दक्षिण भारत का है तो अलाउद्दीन का सेनापति ये कौन है? तो मलिक काफूर है। और ये किसके विरुद्ध हुआ है? तो देवगिरी का शासक है, वो कौन है? रामचंद्र
देव, ये यादव वंश का राजा है। देखिए ये वास्तव में देवगिरी का अभियान जो है ये द्वितीय अभियान है का, यहाँ पर स्टॉक डाल के द्वितीय अभियान है, द्वितीय अभियान है। ठीक है, तो रामचंद्र देव के खिलाफ ये अभियान हुआ। कारण इसका क्या है? कारण कारण देखिए कारण ये है कि 2-3 वर्षों से 2-3 वर्षों से देवगिरी के शासक ने कर देना बंद कर दिया था। देवगिरी के शासक ने कर देना बंद कर दिया था, कर देना बंद कर दिया था। और यही कारण है, इस वजह से जो है ये, अब ये द्वितीय अभियान क्यों हो कि आप जानते हो कि अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान नहीं था, जब उसका चाचा सुल्तान हुआ करता था, तब 1296 में इसी अलाउद्दीन खिलजी ने इसी रामचंद्र देव पर आक्रमण किया था और बदले में अकूत धन संपदा प्राप्त की थी। तो इसलिए ये इसका द्वितीय अभियान है। और कारण है ये कि 2-3 सालों से जो है ये कर देना इन्होंने बंद कर दिया था। अब इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम देखिए, परिणाम क्या है कि रामचंद्र देव पराजित हुआ। रामचंद्र देव पराजित हुआ। लेकिन इस पराजय के बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी ने इस रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी, विशेष। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी। इसके अलावा गुजरात के नौशारी की जागीर दी। और 1 लाख टन का भेंट स्वरूप दिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को पराजित भी किया, इसके बावजूद भी उसने इसी रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी। न केवल राय रायन की उपाधि दी, बल्कि इसे गुजरात के नौसारी की जागीर प्रदान की और 1 लाख टन का मुद्राएं भी दी। और इसका कारण था क्योंकि वो दक्षिण भारत अभियान के लिए एक भरोसेमंद साथी की तलाश कर रहा था। यही कारण है उसने एक भरोसेमंद साथी की तलाश के रूप में इस रामचंद्र देव को जो है ये उपाधि दी और ये गुजरात की जागीर, नौसारी की जागीर और 1 लाख टन का भेंट किए थे। तो क्योंकि उसको दक्षिण भारत अभियानों के लिए एक भरोसेमंद साथी की आवश्यकता थी, इस कारण ये इसने दिया था। तो ये देवगिरी का द्वितीय अभियान है, 1306 और 1307। आप जानते हैं देवगिरी एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 3-3 बार आक्रमण होंगे। अभी हम दूसरे आक्रमण की बात कर चुके हैं, अभी एक बार और आक्रमण इस पर होगा। तो वीडियो अत्यधिक लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। और फ्रेंड्स, आपसे एक गुजारिश, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेशन अगर इंपॉर्टेंट हो, ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो आपसे ये गुजारिश है कि इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होगा। और अगर आप सब्सक्राइब और लाइक बढ़ाएंगे तो हमें मनोबल मिलेगा और हम और अच्छी मेहनत करने की प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।